नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं स्नेहलता। उत्तराखंड की खबरों का रुख करेंगे। उत्तराखंड प्राइम में पहली खबर है, धारचूला पहुंचे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। आपदा प्रभावित इलाकों में सीएम धामी पहुंचे हैं। अब इस इलाके का वो जायजा ले रहे हैं, हवाई सर्वेक्षण करके वो जायजा ले रहे हैं। साथ ही कितना नुकसान हुआ है इसके आकलन के भी निर्देश वो दे चुके हैं। तो आपदा प्रभावित इलाकों में हवाई सर्वेक्षण पर हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। पिथौरागढ़ के धारचूला पर पहुंचकर कितना नुकसान हुआ है, कैसे राहत और बचाव का काम चल रहा है, इसे जानने की कोशिश के लिए सीएम का ये दौरा है। हवाई सर्वेक्षण के जरिए वो खुद देख रहे हैं और जो मौजूद अधिकारी हैं उनको साफ कहा जा चुका है कि जितना नुकसान हुआ है उसका आकलन कीजिए। बाकी की जानकारी सहयोगी नीरज से लेते हैं, फोन लाइन पर वो मौजूद हैं। नीरज, बताइए कितने देर का दौरा रहा, क्या कुछ चीजें निकल के आई, क्या कुछ खास निर्देश दिए सीएम ने? जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यहाँ पे दौरा किया है। उनके द्वारा यहाँ पे आपदा प्रभावित क्षेत्र को और आपदा प्रभावित परिवारों को मिले हैं और उन्होंने सीधे सीधे जिलाधिकारी को निर्देश दिए कि जिस तरीके की भी यहाँ पे परेशानियां हो रही है उनको बिल्कुल नीरज, जितनी परेशानियां हैं उन्हें दूर करने के निर्देश हैं। और नीरज, क्या कुछ रिपोर्ट अधिकारियों की तरफ से मिली रही होगी, क्योंकि जमीन पर क्या चल रहा है बेहतर जानकारी उनको होगी। हवाई सर्वेक्षण तो खुद ही कर रहे हैं सीएम। तो ये धारचूला की तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां सीएम ने पहुंचकर आपदा प्रभावित क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण किया है और जो तमाम अधिकारीगण मौजूद हैं जो रेस्क्यू काम में लगे हैं उन ऑफिसर्स से बातचीत की, पूछा कि क्या और मदद चाहिए, कितनी मदद चाहिए और कितना नुकसान हुआ है। इन तमाम चीज़ों की रिपोर्ट दें और जिस तरीके की मदद चाहिए होगी वो तुरंत मुहैया हो, इस बात को सुनिश्चित करें। तो इसीलिए हवाई सर्वेक्षण पर सीएम पहुंचे और धारचूला की जो स्थिति है उसका खुद निरीक्षण किया उन्होंने। ज़मीन पर जितना रेस्क्यू चल रहा है और उससे संबंधित जितने अधिकारी हैं उनसे बातचीत की और उनसे जाना कि क्या स्थिति है, मदद कैसे पहुंच रही है, कितनी पहुंच रही है और अगर कोई परेशानी इस बीच आ रही है तो उसे कैसे दूर किया जा सकता है। संसाधनों की कमी ना हो, सही वक्त पर लोगों तक पहुंचा जा सके, लोगों की मदद की जा सके, इसी बात को सुनिश्चित करने के लिए सीएम का ये दौरा। और उसी से जुड़ी ये तस्वीर है आपके सामने, दो तस्वीर हैं। जब हवाई सर्वेक्षण कर रहे थे सीएम, आपदा प्रभावित इलाकों को ऊपर से देखा कि कहाँ कितना क्षेत्र प्रभावित है और दूसरी तरफ वो बातचीत कर रहे थे, जमीन पर जो ऑफिसर्स लगे हुए हैं उनसे जानकारी ली। तो धारचूला के जुम्मा गांव में रेस्क्यू जारी है और रेस्क्यू के दौरान एक और महिला का शव मिला है। अब तक कुल 6 शव इस आपदा में बरामद हो चुके हैं। जुम्मा गांव के 7 मकान क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, 6 शव मिल चुके हैं, घायलों को भी रेस्क्यू किया गया है और अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। तो जुम्मा गांव की हालत यह है कि 7 मकान जमींदोज हैं, क्षतिग्रस्त हैं। तो हमारे ब्यूरो चीफ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं, अजित राठी जी मौजूद हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। अजित जी, कितना इंफॉर्मेशन पहुंच पा रहा है, किस तरीके से रेस्क्यू चल रहा है, क्या जानकारी मिल रही है? श्रीलता, देखिए, जहां पर ये इलाका है, जहां पर ये कल डिजास्टर आया था, जब बादल फटने के बाद लोगों की डेथ भी हुई है और एक बड़े पैमाने पर जान माल की हानि हुई है, ये बहुत ही दुरूह और बहुत ही दुर्गम इलाका है। यहाँ पहुंचना बहुत मुश्किल काम है और इसी चक्कर में यहाँ पर राहत बचाव कार्य बहुत देर से शुरू हुआ, क्योंकि वो घटना जो थी, जो जब डिजास्टर आने की जो घटना थी वो रात्रि का समय था और इसीलिए जो रिस्पॉन्स टाइम था आपदा को दूर करने का, वो पूरी तरह से उसका सदुपयोग नहीं किया जा सका। अगर ये घटना दिन की होती तो प्रशासन उसका रेस्क्यू करने में और उसको आसानी होती। कल ही जिलाधिकारी और एसएसपी ने वहां का दौरा किया और आज मुख्यमंत्री वहां पहुंचे हैं। तो आप सभी जानते हैं कि 5 बॉडी फाइंड आउट हो गई हैं और बहुत सारे कई लोग वहां पर अभी गुमशुदा भी हैं, मतलब वो गुम है, उनका पता नहीं है वो कहाँ है कहाँ नहीं है। सर्च ऑपरेशन चल रहा है, रेस्क्यू चल रहा है और इसके अलावा मुख्यमंत्री ने सभी पूरी जिला प्रशासन को ये आदेश दिया है कि इतना भी वहां पर नुकसान हुआ है उसका पूरी तरह से
जो लोग जो पीड़ित हैं उनको हर्जा खर्चा दिया जाए और प्रशासन की तरफ से उनको पूरी मदद दी जाए। और मुख्यमंत्री ने ये भी निर्देश दिए हैं कि चूंकि मौसम यहाँ पर लगातार खराब होता है, यहाँ पर राहत सामग्री की खाद्य आपूर्ति की कोई किसी तरह की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जी सुनीता। बिल्कुल अजीत, और रात का वक्त था और जब राहत और बचाव कार्य की बात आती है वो जो देरी है वो काफी भारी पड़ी है लोगों की जिंदगी पे। अजीत जी आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि बादल फटने से धारचूला में एक और जो बड़ी खबर आ रही है वो भी हम आपके सामने रख रहे हैं। तो बादल फटने के बाद धारचूला में एक झील बनी है। काली नदी में करीब 200 मीटर लंबी झील बन चुकी है। झील बनने से धारचूला को और भी खतरा नजर आ रहा है। दोबाट में ग्रीफ कैंप का आधा से ज्यादा हिस्सा इस काली नदी में समा चुका है। तो कुल मिलाकर धारचूला जुम्मा गांव में बादल फटने के बाद जो स्थिति दिखाई दे रही है वो भी कुछ ठीक नहीं है। नेपाल के श्रीबगड़ में भी बादल फटा था और अब ये खबर मिल रही है कि 200 मीटर गहरी झील बन चुकी है बादल फटने के बाद। तो धारचूला इस आपदा के जो निशान हैं वो बड़े गहरे हैं और लंबे वक्त तक रहने वाले हैं, ये पता चल रहा है क्योंकि एक पूरे इलाके में 200 मीटर गहरी झील बन गई है। अब इससे किस तरीके का खतरा है और क्या कुछ स्थिति आगे बनेगी, इसकी डिटेल लेंगे हमारे ब्यूरो चीफ से। अजीत राठी जी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। अजीत जी, अब क्या समझा जाए इस झील से किस तरीके की और आने वाली ज्योग्राफी चेंज होगी, कितना खतरा बना रहेगा? संगीता, देखिए ये इस पूरे मामले को समझने की जरूरत होगी और चूंकि धारचूला से लेकर के और उधर काला पानी तक ये महाकाली नदी दोनों देशों की डिमार्केशन करती है। एक तरफ नेपाल है, एक तरफ भारत है। क्योंकि ये पूरा एरिया मेरा देखा हुआ है, क्योंकि मैंने इस पर कई बार न्यूज कवरेज के लिहाज से भ्रमण भी किया है, तो ये बहुत ही खतरनाक एरिया है। ये इसको कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग हम कहते हैं। ठीक है। तो जो नेपाल की तरफ आबादी बहुत कम है और इंडिया की तरफ रहने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है। अच्छा। तो नेपाल की तरफ भी जब भी कभी आपदा आती है तो उसका दंड भारतीयों को झेलना पड़ता है। जी। ये जो आप मलबा अभी गंगा के दर्शकों को दिखा रहे हैं, नेपाल की तरफ बादल फटने का जो मलबा महाकाली नदी में आया है उससे एक झील बन गई है। और ये जुमा गांव से आगे जिस तरफ जहाँ बादल फटा था तो वहां पर वो झील बनने का जो सिलसिला है वो भी जारी है। 200 वर्ग मीटर एरिया में वो झील बनने से एक खतरा पैदा होने की आशंका हो रही है। हालांकि ग्रिफ का जो वहाँ सेंटर है, जो यहाँ से जो पुल और सड़क बनाने का काम है, जो मिलिट्री की डिवीजन करती है, वो लगातार इस पर निगरानी बनाए हुए हैं। सैटेलाइट से इस चीज का ध्यान रखा जा रहा है, कहीं कोई दूसरी क्षति तो नहीं हो रही है, दूसरी आपदा आने की कोई संकेत तो नहीं है। तो ये तमाम चीजें एहतियात बरती जा रहे हैं। लेकिन चूंकि आप जानते हैं कि प्राकृतिक आपदा को रोकने में व्यक्ति कभी सक्षम नहीं होता और अगर सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है तो आपदा के आने के बाद रिस्पॉन्स टाइम का मामला सबसे महत्वपूर्ण होता है। अगर आपदा आई तो रिस्पॉन्स टाइम हमारा कितना है। जी बिल्कुल अजीत जी, और अब ये आने वाला खतरा भी भांप गए हैं तो उस हिसाब से किस तरीके की तैयारी है ये भी बेहद अहम है। आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए किस तरीके से उत्तराखंड में अगस्त महीने में बारिश आफत बनकर बरसी है। बारिश की वजह से एक तरफ नदी उफान पर रहे हैं, बादल फट रहे हैं, कई हाईवे की स्थिति देखिए तो बारिश की वजह से बंद पड़े हैं, जिसमें लोगों की आवाजाही किस तरीके से प्रभावित हुई है ये तस्वीरें बयां करती हैं। और एक दो दिन नहीं बल्कि ये पूरे महीने का जब से मानसून शुरू हुआ लोगों की जिंदगी इतनी ही दुश्वार होती चली गई और अभी तक ये मामला, ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। हाईवे इतना अहम होता है, देखिए कई गांव हैं जो दूर दूर बसे होते हैं, गांव में भी घर दूर दूर होते हैं और उनकी स्थिति ये होती है कि उनकी रोज़मर्रा दवाएं, तमाम चीज़ें और रोज़ी रोटी भी इन रास्तों पर टिकी होती है। एक दो दिन हो तो घर पर बैठ जाएं। अगर पूरे मानसून की शुरुआत से अब तक ये स्थिति नहीं संभल रही है तो लोग कहाँ जाएं, कैसे अपना ज़िंदगी, अपना रोज़ी रोटी चलाएं, ये बड़ा संकट है और यही स्थिति रहती है। बारिश से नुकसान कितना ज़्यादा है अब इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है, हालांकि कैसे लगाएं ये बारिश अभी भी थमने का नाम नहीं ले रही है। रुद्रप्रयाग की भी वही हालत है। भारी बारिश के कारण नेशनल हाईवे के साथ दूसरी सड़कें बंद पड़ी हैं या खराब स्थिति में हैं। मोटर मार्ग की आप बात करेंगे तो गड्ढे हैं और गड्ढों में पानी है और आना जाना संभव नजर नहीं आता है। कई रास्ते ऐसे हैं जो क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। अब इस पर से जाना तो पड़ेगा ही, तो लोग जाते हैं जान हथेली पर रखकर, सफर तय करते हैं। ग्रामीणों का यहाँ आरोप है कि विभाग और ठेकेदार जो हैं उनकी मिली भगत, ये ज्यादा दंश है उनके लिए, ज्यादा परेशानी है क्योंकि उसी की वजह से ये रास्ता इतना खराब रहता है, गुणवत्ता खराब रहती है और कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। केदार घाटी के साथ ही मदम महेश्वर और कालीमठ घाटी में भी बारिश का सिलसिला जारी है। हालात सड़कों के बड़े खराब हैं। सफर करना मौत को दावत देने जैसा है।
स्थिति ये है कि ऊपर का मलबा जब नीचे मेन रोड पे गिर रहा है तो रोड जाम हो रही है, वहाँ पे भी हादसे की स्थिति बनी हुई है। ऐसी स्थिति में जब हमने PMJSY के अधिकारी और PWD के अधिकारियों से बात की कि सड़क का सुधारीकरण कीजिए, लेकिन इनके पास न समय में मशीनें हैं, न इनके कर्मचारी वहाँ पे पहुँचते हैं, न इनके ठेकेदार वहाँ पे पहुँचते हैं, और वहाँ पे लोगों की जान माल का खतरा बना हुआ है। हम चाहेंगे कि जिला प्रशासन और सरकार इस ओर ध्यान दे और लोगों की समस्या का समाधान करे। तो चलिए ज्यादा जानकारी सहयोगी रोहित डिमरी से लेते हैं। रोहित, ये बताइए, ये कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं कि पहाड़ों पर रास्ते अगर बन गए हैं तो उसे बनाने के बाद हम आराम से नहीं बैठ सकते हैं, क्योंकि हर मौसम के साथ वो खराब होते हैं। ये जिम्मेदारी किसकी बनती है कि इन रास्तों की देख रेख करें ताकि लोगों की जिंदगी इतनी प्रभावित ना हो जैसी है? जैसे कि सबसे बड़ी बात है कि जब पहाड़ों में मौसम में लगातार यहाँ पर खराब रहता है, जिस कारण जो सड़कें हैं वो बंद हो जाती हैं, कोई पहाड़ी से मलबा गिरता है। लेकिन सबसे बड़ी विभाग की लापरवाही रहती है कि विभाग यहाँ पर समय से मशीनों को तैनात नहीं करता है। यहाँ पे जो मशीनरी कह सकते हैं कि मैन पावर की मशीनरी यहाँ पे होनी चाहिए थी, वो रहती नहीं है। ऐसे में जो लिंक मार्ग है वो हफ्ते से लेकर 10 से 12 दिन तक बंद रहते हैं। ऐसे में जो ग्रामीण समस्याएं सबसे ज्यादा ग्रामीण जनता को होती है, क्योंकि उनको अपने गाँव से पैदल सड़क तक पहुँचने में मीलों का सफर तय करना पड़ता है और फिर उनको वाहन के जरिए जो जिला मुख्यालय हो, ब्लॉक मुख्यालय, वहाँ पहुंचना पड़ता है। सबसे बड़ी समस्या हम कह सकते हैं कि सड़क मार्गों की स्थिति। विभाग क्या कहता है, क्या मजबूरी गिनवाते हैं कि इन सड़कों को ऐसे ही हाल पर छोड़ दिया जाता है? जैसे कि विभाग का कहना है कि मौसम साफ होगा उसके बाद की जो कार्रवाई है सड़क की मोटर मार्ग में जो रुका गया है कहीं पे जहाँ पे मलबा गिरा है, तो उसको साफ करने की कार्रवाई जो है वो मौसम साफ करने के बाद किया जाता है। पर फिलहाल जो मशीनें वहाँ पे तैनात होनी चाहिए जगह जगह पर वो नहीं रहती है। अगर लिंक मार्ग बंद भी हो जाता है तो 1 से 2 दिन का समय यहाँ पे लगना चाहिए, पर लेकिन यहाँ तो 1 से 2 हफ्ते समय लग जाता है, जिस कारण जनता काफी परेशान रहती है। तो क्या अगर मानसून शुरू होगा तो एक तरफ बोर्ड लगा देंगे कि बारिश नहीं रुकी तो हम रोड नहीं देंगे, घर में रहिए? जी, जैसे कि कह सकते हैं कि जो यहाँ पे जनता की स्थिति है बेहद ही खराब बनी हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों की हम सब ज्यादा बात करेंगे तो यहाँ पे लिंक मार्ग ऐसे है कि इन पर सफर करना मौत को दावत देते हैं जैसी स्थिति बनी हुई है। जैसे समय जाहिर तौर पे अब ऐसी समस्या है तो इनका समाधान, निराकरण और या फिर इस पर दिमाग लगाने की कार्रवाई तो शुरू करनी पड़ेगी। लोग कब तक झेलेंगे ऐसी सड़कों को? आपका शुक्रिया रोहित तमाम जानकारी के लिए। तो उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम बदल गया है। बद्रीनाथ धाम की पहाड़ियों पर बर्फबारी की खबर मिल रही है। वहीं उच्च हिमालयी क्षेत्रों की बात करें तो वहां भी बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी की वजह से हिमालय जो रेंज है, जो एरियाज हैं, उन पर ठंडक बढ़ चुकी है। तो बद्रीनाथ धाम की पहाड़ियों पर बर्फबारी की खबर मिल रही है। जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहां पर मौसम ठंडा हो गया है, तापमान में गिरावट देखी जा रही है। पूरे इलाके में ये ठंडक महसूस की जा सकती है। बात ऋषिकेश की करें तो बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर आवाजाही बाधित है और शहर के पेट्रोल पंप खाली पड़े हुए हैं। श्रीनगर हो गया, श्रीकोट हो गया, मलेथा हो गया, बगवान हो गया, ये सब पेट्रोल पंप में डीजल पेट्रोल नहीं है। वहीं इसी बीच जब पेट्रोल का एक टैंकर श्रीनगर पेट्रोल पंप पहुंचा तो लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। हाथों में बोतल लिए लोग पेट्रोल के लिए धक्का मुक्की करते नजर आए। ये स्थिति है, देखिए तस्वीरें। मैं भी पेट्रोल लेने के आया, 2-3 दिन से हम भी बिना पेट्रोल के ऐसे ही घूमते थे। यहाँ पूरे क्षेत्र में कहीं भी पेट्रोल नहीं था। यहाँ आगे सिरकोट है, वहाँ भी पेट्रोल नहीं है। यहाँ पीछे फिर मलेथा पड़ता है, वहाँ भी पेट्रोल नहीं था। आगे फिर भगवान है, वहाँ भी नहीं था। पूरे क्षेत्र में कहीं। तो श्रीनगर की तस्वीरें थी जहां पेट्रोल पंप पर सूखा पड़ गया है। चलिए हम लेते हैं ब्रेक, चल लौटेंगे। चलिए ब्रेक के बाद बात कर लेते हैं आप नेता अजय कोठियाल का बड़ा बयान सामने आया है। कोठियाल ने कहा है कि प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक नहीं है। और क्या कहा उन्होंने, आप भी सुनिए। पलायन जो कारण बन रहे हैं पलायन के, पहाड़ों से लोगों के जाने के, उनमें एक मेजर मुद्दा है, वो है हेल्थ, स्वास्थ्य के लिए सरकार को, जनता को बहुत ज़्यादा सपोर्ट देकर के सुविधाएं देनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा है। उत्तराखंड आज पूरे इंडिया में वो राज्य बन गया है जो सबसे कम स्वास्थ्य की तरफ अपना खर्चा करता है। 6.8% अपने जो एनुअल राजस्व है। हमें आज
फॉरवर्ड पॉलिसी बनानी चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि स्वास्थ्य की जो सुविधाएं हैं वो पहाड़ में रिमोट एरियाज़ में भी अवेलेबल हो, क्योंकि यहाँ पे इवैक्यूएशन, यहाँ पे मूवमेंट बड़ा मुश्किल है। उधर रुड़की तहसील प्रशासन ने कोरोना की थर्ड वेव आने से पहले 100% वैक्सीनेशन टीकाकरण को लेकर ताकत झोंक दी है। शहर से लेकर गांव तक वैक्सीनेशन का महाअभियान चलाया जा रहा है। 100% फर्स्ट डोज वैक्सीनेशन अचीव करने का प्रयत्न कर रहे हैं। इसमें डीएम सर के स्तर से निरंतर मॉनिटरिंग की जा रही है, हमारे स्तर से निरंतर मॉनिटरिंग की जा रही है। प्रत्येक विभागों के लोगों को ऑन ड्यूटी लगाया जा रहा है एज वेरीफायर्स, एज मोबिलाइजिंग एजेंसीज, और निरंतर इसमें लोगों को मोबिलाइज करके अवेयरनेस स्प्रेड की जा रही है ताकि तहसील स्तर पे एटलीस्ट थर्ड वेव आने से पहले हमारा जो फर्स्ट डोज वैक्सीनेशन है वो 100% अचीव किया जा सके। हल्द्वानी में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में मास्क ना लगाने वाले लोगों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ शॉपिंग मॉल में प्रशासन की टीम सैंपलिंग भी करवा रही है। तो देखिए, तीसरी लहर की आहट ना हो उससे पहले ही तैयारी पूरी कर ली जाए। इसके तहत देखिए, प्रिकॉशन के तौर पर मॉल्स में सैंपलिंग की जा रही है, क्योंकि वो जगह है जहां पर क्राउड ज़्यादा आता है, लोग ज़्यादा आते हैं। तो सैंपलिंग के जरिए पता लग जाएगा कि कोई शुरुआत तो नहीं हो गई है। में रखते हुए अभी हम लोगों ने अपने सारे एसडीएम वगैरह जितने एमआईसी वगैरह हैं उनको ग्राउंड पे भेजा है, और जितने भी हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे जिन जिन सुविधाओं की ज़रूरत है, आवश्यकता है बढ़ाने की, चाहे ऑक्सीजन सिलेंडर हो, दवाइयाँ हो, या आईसीयू सिस्टम जहाँ पे बढ़िया करना है वहाँ पे हो, हम लोग कर रहे हैं। इसी के साथ उत्तराखंड पॉइंट में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहिए बीपी गंगा के साथ।